मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की जिसमें उन्होंने गिरती जनसंख्या के परसेंटेज पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर इसी तरह से स्थिति रही तो परिवार नष्ट हो जाएंगे, बड़ी चिंता की बात। उन्होंने हिंदुओं का नाम नहीं लिया, लेकिन इस बयान के बाद सियासी बवाल मचा है। क्या मचना चाहिए और वाकई मोहन भागवत की चिंता लाजमी है? उन्होंने उदाहरण भी दिया चीन, जापान, कोरिया, वहां की जो जन्म दर है वो काफी कम है, और भारत में भी 2.10 तक जब होती है तो ठीक है, लेकिन भारत की वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में एक रिपोर्ट आई, उससे 1.63 बताई जा रही है। वहीं से उन्होंने उसे जोड़ा है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ममता शेखावत जी समाजशास्त्री जुड़ी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब, महेश शर्मा साहब और अवधेश नौटियाल साहब जुड़े हुए हैं कि क्या ये चिंता जरूरी है, और जरूरी है तो फिर सियासी बवाल क्यों? मैं ममता मैम आपके पास में आना चाहूंगा। ये बात तो सही है कि जन्म दर कम होने की वजह से कई जातियों पे संकट है, कई समाजों पे संकट है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में मोहन भागवत साहब के बयान को एक बार के लिए अगर साइड में फिर देते हैं तो क्या वाकई समाज के सामने चिंता का विषय है कि जो जन्म दर है वो कम होती जा रही है? इससे परिवार, समाज खतरे में आ सकते हैं। जी योगेंद्र जी, ये एक बहुत ही कंसर्न वाला विषय है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखें, इंडिया को हम बाद में डिस्कस करते हैं, तो आप देखें पढ़ाई का जो स्तर बढ़ता जा रहा है, या आप देखें कि लोगों की जो लाइफ बिजी होती जा रही है, या और भी बहुत सारे रीजन है, तो उस वजह से जो आज की जनरेशन है वो बच्चे एक या दो, बस उससे ज्यादा उनको चाहिए नहीं है, या फिर उनको चाहिए ही नहीं। तो जो फैमिली का जो साइज है वो घटता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो आज की तारीख में तो जनसंख्या हमारे लिए एक कंसर्न का विषय बनी हुई है। और मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल आने वाले डेकेड्स में ऐसा कुछ हमें कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है, अगर उसको हम कंसीडर करें, तो जैसा कि बहुत सारी कंट्रीज है, आप जापान ले लें, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज है जहां ये प्रॉब्लम, अगर वो लोग पहले नहीं चेत गए होते, तो ये अगर वो पहले चेत गए होते तो ये समस्या उनको नहीं आती। आज वहां देखे जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका स्तर दिन ब दिन कम होता जा रहा है, वो इमिग्रेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर हम आगे आने वाले समय के लिए अगर सावधान रहें, या हमारे देश की जो स्थिति है उसको उन जैसा कि यूरोप में या जापान में हो रहा है, अगर उस लेवल पे ना जाना चाहे, तो हाँ, आगे आने वाले समय के लिए हम सोच सकते हैं कि इस बारे में हमें सोचने की जरूरत है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूंगी कि आज हमें बिल्कुल भी इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, सो लेकिन आने वाले समय में जैसे कि यंग जनरेशन है जो जॉब कर रहे हैं, या शादियां भी आजकल बच्चों ने करनी कम कर दी है, तो अगर उस परिप्रेक्ष्य को हम फ्यूचर में ले जाके सोचते हैं, तो हाँ, जरूर मैं कहूंगी कि ये एक सोचने लायक और एक चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, बयान को किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए? उनकी चिंता लाजमी है, वो लाजमी है तो फिर जिस तरह के सियासी बयान सामने आ रहे हैं उन्हें खारिज करना चाहिए, या वास्तव में उन बयानों की भी अपनी चिंता है? मैंने देखिए अभी अभी मोहन भागवत साहब की यशस्वी भारत पढ़ी, खासतौर से इस बयान के बाद। तो किस तरह के भारत की कल्पना करते हैं और संघ उसमें क्या योगदान देता है, तो संघ के अंदर वो आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को क्या आके देखो हम लोग किस तरीके से देश, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सारे कोणों से देश को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज ये सवाल बड़ा अजीब लगता है। एक तरफ हम इकोनॉमिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि साहब बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए संकट है। मालथस का सिद्धांत हमने पढ़ा था आज के पास 40-50 वर्ष पहले, जिसने कहा था कि जिस देश की जनसंख्या बढ़ जाती है उसके लिए कुछ मौके कम हो जाते हैं तो तकलीफ का सिलसिला बन जाता है। और दरअसल ये हमारी तकलीफ का सिलसिला रहा। तो हमारे दो वाला कंसेप्ट स्टार्ट किया और परिवार नियोजन विभाग बनाया और प्रचार किया, जिसके माध्यम से हमने जनसंख्या को नियंत्रित करने की चेष्टा की। तो फिर हमारी समस्याएं बहुत अलग है, हमारा समाज बहुत अलग किस्म का है। हिंदू समाज जिसको वो आधार बना करके बात कर रहे हैं, उसमें भी 4 वर्ण है, 2000 जातियां हैं, अलग अलग चीजें हैं, उनके साथ में जो अलग अलग स्तर बने हुए हैं, उनको पहले एकजुट होने की बात, उनमें ये जो संकट पैदा हुआ है, पैदा बिगनिंग के साथ में
तीन वर्णों में जो अपने आप में एक तनाव रहता है जो आज भी बरकरार है। यही वजह है कि हम लोग ST SC और OBC और SI इन सब की चर्चा करते हैं, वरना तो हिंदू हिंदू है, लेकिन वो हिंदू हिंदू नहीं है, वो अलग अलग किस्म का है। उसमें दलित भी है, उसमें आदिवासी भी है, उसमें दूसरे किस्म के लोग भी हैं, तो उनके साथ में समन्वय बिठाने की जो जरूरत है, यशस्वी भारत में वो यही सब चर्चा करते हैं। ये बयान उन्होंने क्यों दिया मुझे समझ में नहीं आया। वो यही कहते हैं कि हमें हिंदू को मजबूत करना है, हिंदू कभी भी सारी दुनिया के लिए अपने आप में एक एसेट हो सकता है और हमारा समाज एक एसेट हो सकता है, इस तरह की बात कहते हैं। हमारा देश के एसेट हो सकता है, लेकिन इस बयान से ऐसा लगता है जो सिर्फ वो हिंदुओं के लिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हमारा तो एक विभिन्नताओं वाला देश है जिसमें कई संप्रदाय हैं, कई धर्म, कई किस्म की जातियां हैं। उनमें समन्वय बिठाना, उनमें सौहार्द करना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाकायदा अपने प्रियम्बल के साथ में पूरा करता है, और उसके बाद में कोई संकट होता नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी निगाह में जापान आया होगा, उनकी निगाह में चाइना आया होगा, उनकी निगाह में सोवियत संघ, यूरोप के देश आया होंगे, जिनका बुढ़े तो ज्यादा हो गए, बुजुर्ग बहुत हो गए, और यंगस्टर्स है, सब लोग अपने परिवारों को उस तरीके से पाल नहीं रहे। जी बिल्कुल। चलिए नोटियाल साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। ये मुद्दा भागवत साहब ने अब उठाया, आपको ध्यान होगा कि जब संघ प्रमुख सुदर्शन साहब थे तब उन्होंने भी उठाया था इसी तरह से। बीजेपी या गवर्नमेंट कोई भी हो, हम तो हमारे दो का कॉन्सेप्ट पे चलती है। अगर 3 बच्चे भी हैं तो नौकरी नहीं लग सकती आपकी, आप चुनाव में इलीगल, आपके चुनाव को अवैध घोषित किया जा सकता है, अयोग्य करार दिया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं ये। एक वक्त था जब पॉपुलेशन हो सकता है कि चुनौती बन रही हो गवर्नमेंट्स के सामने, और तब इसे रोकने के लिए परिवार नियोजन का डिपार्टमेंट न केवल राज्यों में देशव्यापी बनाए गए, अभियान चलाए गए। लेकिन अभी की परिप्रेक्ष्य में क्या लगता है कि मोहन भागवत साहब वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो चीजें हैं उन्हें साइंटिफिक तरीके से देख रहे हैं, उनकी चिंता है? क्योंकि कई बार ये भी बात सामने आती है, हमने जनटी पैक पर बहस किया था, ममता मैम साथ में नहीं थी उस समय, कि एक नई जनरेशन जो है उसका अपना एक सोच है कि पहली बात तो मैरिज ही क्यों करनी भी है तो बच्चे नहीं करने हैं। एक इस तरह का थॉट डेवलप हो रहा है। तो क्या लगता है आपको कि पर्टिकुलर एक समाज, एक संप्रदाय के लिए उनकी चिंता है कि देश में वास्तव में चिंता बनती जा रही है? देखिए, बिल्कुल योगेंद्र जी, जो भागवत साहब की चिंता है कि जो वो कह रहे हैं कि आधुनिक जो जनसंख्या विज्ञान है वो कह रहा है कि जो किसी भी देश में जो प्रजनन दर है अगर वो 2.1 से नीचे जाती है तो वह समाज दुनिया से नष्ट हो जाता है। जिस तरह का उनका बयान है, वो कह रहे हैं कि मतलब कई भाषाएं, समाज जो हैं इस दुनिया से नष्ट हो गए कि जिनकी जो प्रजनन क्षमता थी जो 2.1 से नीचे गई। तो वो कह रहे हैं कि 2 से अधिक बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन 2 से अधिक बच्चों की तरफ हम तब ध्यान देंगे कि जब हम एक विकसित राष्ट्र हों, हमारे पास तमाम चीजें, हमारे पास तमाम रोजगार के संसाधन मुहैया हों, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत इतनी हो कि प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो केवल कागजों में नहीं, वो धरातल पर भी इतनी मजबूत हो कि हम प्रति व्यक्ति आय में हमारा इजाफा हो, हम इतना अपने परिवार का सेटल। अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारी जो गरीबी की क्षमता, कई परिवारों को अभी भी हिंदुस्तान में कई परिवार ऐसे हैं कि जो एक टाइम के भोजन पर निर्भर है। गरीबी दर हमारी उसको देखें, बेरोजगारी दर को देखें, किसानों को देखें, तो तमाम चीजें हैं। हम केवल ये सोच करके कि हम एक हिंदू राष्ट्र की ओर जाकर के या दूसरे समाज के बारे में सोच के कि उनकी जनसंख्या दर अधिक है, उस जनसंख्या दर का किस तरह से मुकाबला होगा, ये सोच करके हमें नहीं सोचना। में अगर हम 2 से 3 बच्चे चाह रहे हैं तो हम जो परिवार 2 से 3 बच्चे करेंगे या 3 बच्चों, उनके लिए क्या है, क्योंकि परिवार तो 1 या 2 बच्चों पर आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि एक बच्चे को अगर किसी को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो आप जानते हैं कि अगर एक किसी के घर में एक लड़का या लड़की भी है, उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना भी अगर कोई देखता है तो उसे कम से कम 50 से 1 करोड़ की आवश्यकता होती है, उसकी पढ़ाई से तमाम चीजों में। इंसान अगर दोनों पति पत्नी काम करते, वर्किंग है, तो हमें यहाँ सोचना पड़ेगा कि हमने उनके लिए किया क्या। हम समाज को बोले कि 2 से 3 बच्चे पैदा कर दिए। चीन की हालत क्या है आप खुद जानते हैं, जिन देशों में जनसंख्या अधिक है उनकी हालत क्या है हम खुद देख रहे हैं। हम बयान तो दे रहे हैं 2 से 3 बच्चे, देखिए इस बयान के भी कुछ लोगों में प्रभाव पड़ जाएंगे कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इसको बिल्कुल वैचारिक तरह से नहीं सोचेंगे और ये सोचेंगे केवल कि हाँ, केवल हमारे हिंदू नेताओं ने बयान दिया और हमें इस ओर सोचना है। लेकिन नहीं, पहले हमें ये सोचना है कि हमारी आर्थिक स्थिति कितनी है, हम कितना कमा पाते हैं। पहले जो हमारे घर में 1 या 2 बच्चा है उसकी हम पूर्ति सही ढंग से कर पा रहे हैं, उसकी पढ़ाई और उसका जो शैक्षिक विकास है, सामाजिक विकास है, हम वो कर पा रहे हैं, तब हम तीसरे बच्चे की ध्यान दें। मुझे लगता है कि
ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बयान है, क्योंकि हमारे देश की भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, प्रति व्यक्ति परिवार की भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि व्यक्ति 1 या 2 या 3 बच्चों के बारे में सोचे। जी बिल्कुल, आपका मानना है कि पहले हमें संसाधन उस तरह के हो कि व्यक्ति के सामने रोजगार का संकट ना हो, 2 वक्त की परवरिश सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बच्चे तो 2 नहीं 10 भी हो जाएंगे, लेकिन उनकी परवरिश पहले के देखिए जमाने में होता क्या था कि डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे थी, विलेजर्स अपने जो भी छोटे मोटे संसाधन, अपेक्षाएं इतनी ज्यादा नहीं थी, तो उस हिसाब से परिवार बड़े भी होते थे, चलते थे, सामूहिक परिवार होते करते, संयुक्त परिवार जिन्हें बोलते थे। अब लोग लेकिन कई तरह के चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ी है कि लोग पेट कैसे भर पाएंगे, ये बात कई बार सामने भी आती है। चले महेश शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े। महेश जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। सरकारों का कॉन्सेप्ट तो ये है, क्या देखिए उनकी अपनी आइडियोलॉजिकल बयान है, वो ऐसा सोचते हैं, कई जगह पे जाते हैं, उन्होंने उदाहरण देकर के चिंता भी जताई। तो किस तरह से देखें इसे, क्योंकि इस पे एक सियासी बवाल भी शुरू हो गया। मैं जन टीवी पे किसी तरह का सियासी बवाल नहीं चाहता था, मैं विचारकों की राय जानना चाहता था कि वास्तव में इस बयान के मायने क्या है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल ये सही है, जैसे नौटियाल जी की जो इन्होंने जो आधार जो फैक्ट्स जो दिए हैं वो काफी सही है। और ये नहीं देखना चाहिए कि किसी हिंदू नेता ने बोल दिया इसलिए वो हिंदुत्व का प्रतीक हो गया। फिर ऐसी अगर उनको विचार करते हैं तो उसमें अपने जो चंद्रबाबू नायडू ने जो स्टेटमेंट दिया था और स्टालिन ने जो मतलब क्या कहते हैं जो स्टेटमेंट दिया था कि हमारी 16 विद्याएं हैं और 16 विद्याओं में से इसका मतलब हमारे बच्चे कितने होने चाहिए, अंदाजा लगाइए। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिएगा कि आज दक्षिण के जो राज्य जो देखें अपन कि दक्षिण के राज्य में उनको परिवार नियोजन अपना के मिला क्या, बल्कि उनका और जो परिसीमन होने वाला है 2028 के अंदर ड्यू है, उस परिसीमन से उनके क्षेत्र घटने की संभावना भी हो रही है और उत्तर भारत में बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ आबादी बढ़ रही है। कई परिवार नियोजन के साधन ईमानदारी से दक्षिण वालों ने ज्यादा किया और दूसरे जो रीजन दूसरे जो हैं उन लोगों ने किया, लेकिन उत्तर भारत में इसका इतना नहीं दिया। इस धार्मिक मुद्दे को न बना करके कि ये समस्या क्या करने वाला है, ये समस्या क्रिएट ये होने वाली है कि अभी तक तो जो यंग जनरेशन है, आज भारत में यंग जनरेशन के बारे में कहा जाता है कि हमारी सबसे बड़ा एक हमारी एक शक्ति है ये युवा शक्ति, लेकिन जो बूढ़े हो जाएंगे उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसके मतलब क्या कहते हैं ना, उसके लिए उतने संसाधन की जरूरत पड़ेगी। तो वर्किंग हमारे पास लेबर नहीं होगी या काम करने वाले नहीं होंगे, ऐसी सूरत में क्या होगा। तो ये सारी चीजें, और इसमें इसको राजनीतिक आधार न तो राजनीतिक आधार दिया जाए और नहीं इसे सांप्रदायिक आधार दिया जाए और देखा जाए, बल्कि इसको ये देखना चाहिए कि देश का विकास किसमें ज्यादा प्रभाव तरीके से हो सकता है। हम एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और वहां अगर आबादी अगर बढ़ाएंगे तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, और दूसरी आज एक कॉमन आदमी है, आज कॉमन आदमी की आय तो नहीं बढ़ रही है। हम तीसरी अर्थव्यवस्था की बात तो कर रहे हैं खूब, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? श्रम पे महेश जी साहब कहीं से आवाज आ रही है, कोई बोल रहा है, ये साउंड आ रही है किसी के यहाँ से, तो प्लीज कोई भी बोल रहा है तो उसे साइलेंट कर दीजिए। किसकी तरफ से है? आवाज आ रही है किसी के यहाँ से? पीसीआर एक बार चेक करना आवाज किसके यहाँ से आ रही है तो थोड़ा सा म्यूट करवाइए। जी कंटिन्यू सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस चीज को ये देखना चाहिए कि हमारे कितने संसाधन हैं और हमारे पर कैपिटा इनकम कितनी है व्यक्ति के, वो कितनी बड़ी है। दूसरा गरीबी उन्मूलन की बातें तो कर रहे हैं हम, जी गरीबी उन्मूलन की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसमें गरीबी उन्मूलन की
और हम मुफ्त में अनाज भी दे रहे हैं, 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये जो विसंगतियां जो चल रही हैं, आप एक तरफ जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हो, एक तरफ नियंत्रण की बात कर रहे हो, तो एक आपको नीति सभी दलों को मिलकर के बनानी चाहिए कि कहीं जनसंख्या जो परिवार नियोजन करने वाला व्यक्ति उसको अपनाने वाला है, वो घाटे का सौदा नहीं करे, वो तो टैक्स बढ़ता जाए, और दूसरे जो है वो अपने मतलब क्या कहते हैं पैदा करते जाए और उनका बाहर वो ढोए। तो ये जो एक समान संपत्ति, आप एक देश की संपदा का बराबर उसका आवंटन भी हो, सबको बराबर मिले समाज में जी, ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें एक वर्ग मतलब क्या कहते हैं, एक तो टैक्स देता जाएगा क्योंकि उसकी आबादी कम है, उसे इतनी मतलब न तो राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी, न उसको मतलब क्या कहते हैं और दूसरी तरह की कोई बात मिलेगी। अरे एक ऐसा तबका हो जाएगा पैदा जो आपको मतलब न तो काम करेगा न और कुछ करेगा, और वो बैठे बैठे आपके सर्व संसाधनों को लूट जाएगा। तो कहीं न कहीं सभी राजनीतिक दलों को इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की भी बात हो रही है कि परिसीमन के क्षेत्र घट जाएंगे, और परिसीमन के जब क्षेत्र घटेंगे तो निश्चित रूप से उनका रिप्रेजेंटेशन संसद में नहीं होगा। तो संसद में जब घटेंगे और इसमें होगा तो प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, और केंद्र से जो संसाधन मिलेंगे आय के, वो विकास में काम उनके लिए वो पिछड़ जाएंगे। केंद्र से जो मिलने वाला आबादी के हिसाब से आवंटन होता है उसका। तो आप कह रहे हो कि घटेंगे तो क्षेत्र से कटेंगे। ये वाली जो है तो वो विकास के दर में उनकी चिंता ये भी है, एक क्या कर रहे हैं आप? आबादी की बात कर रहे हो तो एक दूसरी तरफ मतलब घटाने की बात कर रहे हो। जी चले, मैं ममता मैम के पास में एक बार वापस जाना चाहूंगा। मैं अभी अरुणाचल प्रदेश जाके आया, तो वहां पे मैंने बात, वो जनजातीय प्रदेश है, वहां कई जनजाति ऐसी हैं कि जो पता चल रहा है कि बहुत ही लिमिटेड उसमें पॉपुलेशन में आ रही है, संख्या बहुत कम है। उसका एक कारण सबसे बड़ा यही होगा कि तो मृत्यु दर या प्रजनन दर जो है उसी का ही एक फैक्टर होता है, पॉपुलेशन जो डिपेंडेंसी होती है। तो क्या लगता है कि वास्तव में चिंता तो जायज है, लेकिन जैसे नोटियाल साहब ने बताया, महेश जी ने बताया, चिंता लेकिन साथ में दूसरी भी करनी चाहिए। केवल बस ये नहीं है कि पॉपुलेशन में इजाफा करना ही महत्व नहीं है, उन्हें क्वालिटीफुल सोशल लाइफ जीने के लिए भी हमें प्रेरित करना चाहिए। तो क्या वास्तव में इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है? योगेंद्र जी, एक्चुअली यहाँ पर जो कंसर्न का टॉपिक है वो है जनसंख्या का जो वितरण है वो बहुत बिल्कुल अलग है। जैसा कि आपने अभी एक जनजाति का जिक्र किया है जो कि लुप्त प्राय होने के कगार पर है, और उसके दूसरे साइड अगर हम देखें तो कुछ ऐसे आप देखें जाति है या समुदाय है जहाँ पे जनसंख्या बढ़ती जा रही। तो यहाँ जो मुद्दा है कंसर्न का वो है जनसंख्या वितरण का, और ये एक बिल्कुल बेहद निजी डिसीजन है कि आप अपने आर्थिक हालात, अपने समाज या जो भी आपकी जरूरतें हैं और जो आप जितना वहन कर सकते हैं या जिस तरह से आप अपने परिवार को पाल सकते हैं, उस हिसाब से ये एक निजी फैसला है कि आप कितने बच्चे होने चाहिए। तो यहाँ पर हाल फिलहाल जैसा कि सभी पैनलिस्ट ने जिक्र किया है कि अब हाल फिलहाल हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं। आज आप देखिए पोल्यूशन देख लीजिए या रिसोर्सेज का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लीजिए, इलिटरेसी देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो जो मुद्दे हैं उन पर हमें फोकस करने की ज्यादा जरूरत है आने वाले समय के लिए। हाँ, ये एक मैसेज हो सकता है हमारी मॉडर्न जनरेशन के लिए, जो कि जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो शादी नहीं करते हैं या शादी करने के बाद बच्चे नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए एक मैसेज हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो इस चीज को ख्याल में रखें। लेकिन हाल फिलहाल तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि हमें जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। जो अभी है उसको ही अगर हम सही तरीके से यूज कर ले या जो रिसोर्सेज है उनको इक्वल डिवाइड कर ले तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू है हमारे लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि चिंता हो सकती है, लेकिन चिंता इस बात की भी है साथ में कि अभी जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास में रिसोर्सेज हैं वही कम पड़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए इस पर गौर करने की आवश्यकता है। चलिए नोटियाल साहब, वापस एक बार आपका रुख करना चाहूंगा। मैं गुजारिश करूंगा कि सभी एक मिनट में अपनी बात कहें। बिल्कुल आपकी जो चिंता थी पहले वाली भी लाजमी है, और फिर मेरा सवाल यही होगा कि क्या वास्तव में अगर
राजनीति करनी चाहिए। तो आपको ध्यान होगा कि जब परिवार नियोजन के ये एजेंडा जो सामने आया था तो एक प्रेस्क्राइज करके किया गया था और उसको लोग एक अलग अंदाज में लेके चले गए थे और बिल्कुल एक आंकड़े पूरे करने के लिए किस तरह की स्थितियां बन गई, आपको ध्यान होगा। बड़ी चिंता की बात हो गई थी। तो अभी चिंता इस बात की भी करनी चाहिए साथ में कि हाँ, वास्तव में संसाधनों की स्थिति क्या है, मनोस्थिति बदलने की जरूरत है, या जैसे मैम ने कहा कि ये बिल्कुल ही नितांत पर्सनल और व्यक्तिगत डिसीजन वाली चीजें होती हैं, इसमें आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। एक अवेयरनेस हो सकती है, लेकिन क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चिंता की आवश्यकता है? म्यूट है। म्यूट है सर, आपके अनम्यूट करिए सर, इसको अनम्यूट करिए। नोटियाल साहब अनम्यूट करिए, म्यूट है। देखिए योगेंद्र सर, इस चीज को आप दो तरह से ले सकते हैं। एक अगर हमारी सोच वाकई हम अगर देश को लेकर सोच रहे हैं कि आज से 40 साल बाद की स्थिति को लेकर हम सोच रहे हैं कि 30 से 40 साल बाद जो हमारी वर्क फोर्स की जो कमी है, श्रम शक्ति की जो कमी है, वो देश में होगी और यहाँ की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा, ये कम से कम 40 साल बाद। तो इसके लिए अभी से जनसंख्या नीति बनानी पड़ेगी। यहाँ पर मैं भागवत जी के बयान से एग्री करता हूँ। अगर आप 40 साल बाद वाकई देश की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप हाल ही की बात करेंगे तो चीन में देखेंगे तो 0.68 के आसपास वहां पर जो जन्म दर है वो है। जापान में भी 0.63 है, कोरिया में और कम है, 0.49 के आसपास है। भारत में फिर भी ज्यादा 1.63 के आसपास स्टडी है। लेकिन अगर वाकई ये 2.1 से नीचे आएगी तो आज नहीं, लगभग 30 से 40 साल बाद जो हालात है वो खराब होंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमारे पास जो वर्क फोर्स है, जो युवा है, उनकी कमियां लगातार धीरे धीरे आने वाले सालों में बनेंगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नई जनसंख्या नीति लाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि एक परिवार में कोई 3 या 4 या 5 बच्चे पैदा करे, तो आपको पहले आज से ही उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। उस परिवार के वर्तमान भविष्य को सिक्योर करना पड़ेगा, उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करनी पड़ेगी, ताकि कोई परिवार सोच सके कि अगर मैं एक के बाद दूसरा बच्चा पैदा करूं तो उसकी मैं किस तरह से उसका भरण पोषण करूंगा, या तीसरा करूंगा तो क्या होगा। आज के हालात ये है कि व्यक्ति अब एक बच्चे तक ही सीमित होना चाहता है। तो हमें आज, अगर हम 40 साल बाद चाहते हैं कि 40 साल बाद हमारी स्थिति ऐसी ना हो, हमारे देश में युवाओं की कमी ना हो, वर्क जो मैन पावर है वो कमी ना हो, हमें सारे अपने मतलब ज्यादातर लोग बुजुर्गी नजर ना आए, जो इस बयान का पूरा उनका निचोड़ है कि इतने साल बाद। हालांकि ये बयान दो तरफा आ रहा है कि हम इसको मुस्लिम आबादी से जोड़कर भी देख रहे हैं, हिंदू आबादी की संख्या क्या रहेगी, मुस्लिम आबादी की संख्या क्या रहेगी, तमाम चीजों का कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बयान बिल्कुल इस दिशा में दिया गया है कि वाकई 40 साल बाद, तो 40 साल बाद गिरावट बिल्कुल आएगी। अगर हम 2.1 से नीचे आएंगे तो 40 साल बाद जो युवा शक्ति है उसमें गिरावट आएगी। जो हमारी आर्थिक स्थितियां हैं, उसकी जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो हमारे पास वर्क फोर्स नहीं होगा, श्रम शक्ति नहीं होगी, तो देश की अर्थव्यवस्था पर उसका फर्क पड़ेगा। आज से 30 से 40 साल बाद जनसंख्या नीति लाने की आवश्यकता है, लेकिन उससे पहले आवश्यकता है देश के प्रत्येक परिवार को मजबूत करने की। 3 टाइम का मजबूत खाना, 3 टाइम का भोजन प्रत्येक परिवार। जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा नोटियाल साहब, टेक्निकल एरर है। मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। तो ओम जी, ये भविष्य की चिंता हो सकती है और उनकी चिंता जायज भी हो सकती है, कुछ सोच समझ के उन्होंने कहा होगा। लेकिन इस पे मैंने पहले भी पूछा था, लेकिन क्या सियासी बवाल या एक पक्ष को जोड़ के देखना चाहिए कि ये हिंदू आबादी के लिए को प्रेरित किया जा रहा है, मुस्लिम आबादी को लेकर के जोड़ा जा रहा है, जैसे अभी नोटियाल साहब ने क्लू दिया। जैसे भागवत साहब जिस संगठन से संबंधित है, उसमें ये उनका दिया हुआ बयान पूरे देश के लिए ये परामर्श तो हो सकता है, लेकिन ये एक आदेश नुमा सा आभास देता है। तो निष्ठा पे हमला है, किसी व्यक्ति की निष्ठा पे, किसी समाज की निष्ठा पे, किसी संप्रदाय के स्वतंत्र स्वरूप पर। तो ये बात, और उसके बाद में साइंटिफिक बात है कि डेमोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए। ये समस्या जिन मुल्कों में है वो अलग किस्म की है। चाइना में या जापान में जो समझा जा रहा है, उनके यहाँ ये समस्या होगी। हमारे यहाँ तो जो उपलब्ध श्रम शक्ति है उसी को उसके लायक काम दिए जाने की क्षमता नहीं है और इस तरह की प्लानिंग नहीं है। एक वक्त में जब प्लानिंग का दौर था तो परिवार नियोजन प्लान करके और हम दो हमारे दो, इस तरह का सब स्लोगन याद है जो हुआ था। और उसके बाद में उस पर जब अत्याचार का सिलसिला आया तो सन 77 का सीन हमने देखा है, तो उसमें किस तरीके से सरकारें बदल गई थी। तो ये सब परामर्श वाला सिलसिला तो ठीक है, आपका परामर्श है। जाने वाले वक्त में हमारे देश को तो सभी संप्रदायों, सभी समूहों को इसके बारे में सोचना चाहिए, तो वहां तक तो ठीक लगता है। वरना अच्छा देखिए, लोग खट से इन सब बातों के लिए तैयार रहे हैं कि इस पर विवाद हो जाना चाहिए। मैं विवाद की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि
बहुत निष्ठा पे हमला है। और किसी स्त्री को या किसी पुरुष को ये कहा जाए कि आप 2 बच्चे पैदा करेंगे तो ये कोई बड़ा क्रूड लगता है, बड़ा अजीब लगता है। ये मेरी अपनी निजी जिंदगी है, मैं करूं ना करूं, मैं ना रहूं, ये अलग बात। जी, महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। महेश जी, क्या लगता है कि बयान एक, जैसे ओम जी कह रहे हैं कि ये सब चीजें निष्ठा से जुड़ी है, जैसा मैम ने भी कहा कि इसमें आप प्रेशराइज नहीं कर सकते, तो उनकी जो चिंता है वो लगता है भविष्य की चिंता होगी। जैसे अभी बताया कि 40 साल बाद की स्थिति ऐसी बन सकती है, क्योंकि जापान, कोरिया, चीन, उनकी चिंता का यहाँ जिक्र किया उन्होंने। या चिंता केवल मुसलमानों की बढ़ती आबादी से लेकर के हिंदुओं की बढ़ती आबादी है चिंता? इसको कोई भी रंग दिया जा सकता है, सबसे बड़ी बात। इसको अगर सांप्रदायिक उसमें न लेके अगर आप क्षेत्र वाइज पे भी आ जाओ, यूपी, बिहार और मणिपुर, आज देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ है वहां पे, प्रजनन जो क्षमता है आज वहां सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। रिमेनिंग है राजस्थान में भी कुछ ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, जो कि एक आदर्श स्थिति के लिए जो बताया जाता है कि 2.2 होना चाहिए। तो कई राज्यों में ये अभी बन रहा है। ये आने वाले समय में न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक और यहाँ तक कि आपके उसको जो वर्किंग जो क्षमता है उसको भी प्रभावित कर सकती है। तो लिहाजा अभी से कोई नीति, सर्वमान्य नीति को अपनाया जाना चाहिए, सर्वदलीय उसमें भावों को शामिल किया जाना चाहिए, सभी पंथ जो धर्म से जुड़े हुए लोगों को भी शामिल करना चाहिए कि वो इसमें योगदान। चले, मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। खैर भागवत साहब ने तो एक कही जाती है कि एक चर्चा शुरू की है, लेकिन वाकई इस पे चर्चा है, चर्चा अपने अपने अंदाज से। हमें लगता था कि इस पे बवाल नहीं होना चाहिए और हमारे प्लेटफॉर्म पे विचारकों की राय आनी चाहिए कि वास्तव में जो लोग सोचते हैं वो किस तरह से सोचते हैं। अपनी अपनी राय आप लोगों ने व्यक्त की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।